सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो डी फार्मा E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए होने वाली है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के एक नए चैप्टर जिसका नाम है आर्थिक जंतु जगत, यानी इस चैप्टर में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व को समझने वाले हैं। आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बता दूं जंतु जगत और एक आपका है पादप जगत या फिर वनस्पति विज्ञान का है। देखिए आपके बायोलॉजी में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 2 खंड है बायोलॉजी में, ठीक है। पहला जो आपका बायोलॉजी का खंड है वो है आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। और दूसरा जो खंड है वो है आपका वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो आपके जंतु विज्ञान का ये आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आर्थिक जंतु जगत या फिर आर्थिक महत्व जंतु जगत का, ये हमें समझना है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट आज हम स्टडी करने वाले हैं और आगे से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वनस्पति विज्ञान की जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डी फार्मा इंटेक्स एग्ज़ाम की 2024 की फुल प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जा रही है। तो चला ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्टडी PDF मटेरियल और टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकेंड चैनल है टेलीग्राम का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उस ग्रुप में करीब 3000 से भी अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं और वहाँ पर आपको डेली लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, लाइव क्विजेज कराए जाते हैं, जिसको देकर के आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन एक बहुगुणित है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक बहुगुणित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ट्रिटिकम स्टाइवम, ठीक है, ये स्टाइवम लिख दिया गया है, यहाँ पे स्टाइवम होगा। इसके बाद आपको बी ऑप्शन दिख रहा है आम, सी दिख रहा है आपका अमरूद, ठीक है। इसके अलावा नीचे आएंगे जो तो आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन है सेब। तो बहुगुणित इनमें से कौन है। दोस्तों आपको बता दें, जब आपका आम है, अमरूद है, सेब है, ये सभी जो इसके जो पेड़ होते हैं, ठीक है, इसके जो पेड़ होते हैं उसमें जो फल लगते हैं, तो आम जो है एक डंठी में एक जो डाल होती है उसमें केवल एक ही आम जो है वो निकलता है, न कि 10 आम निकलते हैं। वही अगर अमरूद की बात कर ले तो अमरूद के एक गुच्छे में केवल एक ही अमरूद होते हैं, ठीक है, या फिर 2 अमरूद होते हैं। लेकिन बहुगुणित जो बात करी गई है कि किस कौन सी जो है जो कि बहुगुणित है, तो सेब के कंडीशन में भी वो तो भी आपका जो है बहुगुणित तो होता नहीं है। लेकिन जो आपका ट्रिटिकम स्टाइवम है, ट्रिटिकम स्टाइवम क्या है, देखिए ट्रिटिकम स्टाइवम जो है वो गेहूं का एक प्रकार का प्रजाति है। देखिए गेहूं जो है, गेहूं इसके बहुत सारे प्रजाति होते हैं, आपने देखा होगा कहीं गेहूं मोटे दाने के होते हैं, कहीं पत्ते दाने के होते हैं, उसके अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं। जैसे चावल होते हैं, चावल की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं। मोटा चावल होता है, पतला चावल होता है और उससे भी पतला चावल, बहुत से टाइप्स होते हैं। एक चावल होता है जो कि लंबा होता है, एक जो होता है छोटा सा होता है, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसी प्रकार ट्रिटिकम स्टाइवम जो है वो गेहूं की एक प्रजाति कह सकते हैं आप हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है। और आप जानते हैं गेहूं जो होता है वो एक कली में पूरे गुच्छे में होता है, लंबा लंबा होता है ना गेहूं के जो फसल आपने देखी होगी। तो यहाँ पर बहुगुणित बात करी गई है, तो ट्रिटिकम स्टाइवम आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों इससे बेटर हम आपको नहीं समझा सकते और इससे बेटर आपको और भी कोई नहीं समझा सकता। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रभाव कोल्चिसिन के कारण उत्पन्न होता है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कोल्चिसिन है क्या, सर ये कोल्चिसिन क्या है। देखिए कोल्चिसिन जो है ये आप कह सकते हैं एक प्रकार का दवा है या फिर एक प्रकार का मेडिसिन आप कह सकते हैं। जो कोल्चिसिन है वो आपका एक प्रकार का मेडिसिन है और इस मेडिसिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए कोल्चिसिन एक दवा है, इसका उपयोग जोड़ों के दर्द वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, पुराने चोट लगा है उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण उत्पन्न किसके कारण उत्पन्न होता है, निम्न में से कौन सा प्रभाव जो है वो कोल्चिसिन का मतलब एक प्रकार से साइड इफेक्ट है। तो वो है आपका गुणसूत्रों का द्विगुणन, गुणसूत्रों का द्विगुणन, ये कोल्चिसिन के कारण उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रीटकेल एक संकरित पादप है, यह बनाया गया है गेहूं और
देखिए टिटकेल जो है यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है कि एक संकरित पादप है। संकरित पादप का मतलब क्या हुआ? संकरित पादप का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक फल है या फिर कोई पादप, कोई भी पादप आप ले सकते हैं, कोई भी प्लांट ले लीजिए, ठीक है, तो अगर आप उसका संकरण कर रहे हैं, डिहाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, उसकी क्रिया कर रहे हैं, तो उसके एक नए फसल का निर्माण होगा। आप जानते हैं संकरण, आपने अपनी 12th कक्षा में बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। आपने संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब आप किसी पौधे का संकरण किसी अन्य पौधे से, देखिए एक पौधा यहाँ पर है, मान लीजिए एक पौधा है आम का, और इस पौधे का आप संकरण करा रहे हैं किसके? सेब के पौधे से। तो इसका जब संकरण कराएंगे तो एक दोनों के निर्माण से एक नया पौधा बनेगा, एक नए पौधे का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम संकरण क्रिया। तो जब हम किसी पौधे का संकरण कर रहे हैं तो टिटकेल एक संकरित पादप है, ठीक है। और ये कैसे बनाया जा रहा है? जब हम गेहूं और राई का, राई आपने देखा होगा, अपने घरों में यूज होता है, ठीक है। आपने सरसों देखा होगा, तो सरसों के जैसा ही इससे भी छोटी छोटी इसकी जो होती हैं दाने होते हैं। तो सरसों और गेहूं इन दोनों का जब हम संकरण करते हैं तो टिटकेल नाम का संकरित पादप बन जाता है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राई क्या है? जो गर्ल्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर काम करती रहती हैं आपके किचन वगैरह में, तो उनको अच्छे से इसकी पता जानकारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया था? दोस्तों अगर आप हमारी पिछली क्लासेस को प्रॉपरली लेते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको कहीं भी किसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप एग्ज़ाम को एक अच्छा नंबर के साथ क्रैक कर पाएंगे। देखिए उत्परिवर्तन हमने आपको पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे समझाया था। हमारी पिछली क्लासेस जो है वो आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बायोलॉजी की अलग, यानी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस जो है 2024 की अपलोड करी जा रही हैं डायरेक्ट, और इसके अलावा 2023 की भी क्लासेस हैं, आप चाहे तो उसको भी रिविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2022 की, 2021 की, 2000 आप कह सकते हैं 23 की, ठीक है, जो कि बहुत ही जल्द हम इसका मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी चीज़ें आपको बहुत सारी पिछले 4-5 सालों की नहीं 10 सालों की प्रीवियस ईयर को हमने सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी। तो उनको देखिए और आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे वो सभी। देखिए उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया था? देखिए उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन ये क्रिया है, मान लीजिए एक बंदर है, ठीक है। अब इस बंदर का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? मंकी ही होगा, बंदर ही होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इसके जीन में हो गया, इसके डीएनए में हो गया, तभी ये बंदर नहीं बनेगा, बल्कि हो सकता है ये चिंपैंजी बंदर बन जाए। चिंपैंजी बंदर आप जानते हैं ना, चिंपैंजी बंदर ये बन जा सकता है। तो बहुत बड़ा उत्परिवर्तन यानी कोई परिवर्तन हो जाए तभी। तो उत्परिवर्तन के लिए एक्स कीड़ों का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था मूलर ने। किसने किया था? मूलर नाम के वैज्ञानिक थे, मूलर। मूलर ने ही उत्परिवर्तन के लिए एक्स किरणों का उपयोग करा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए ऑप्शन लगाइएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिकीय पूर्णशक्तता सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध हुई थी? तो कोशिका का पूर्णशक्तता यानी वो कोशिका जो है वो पूर्ण कैसे हो रही है, उसको सर्वप्रथम सिद्ध जो किया था वो एफ री स्टीवर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। एफ आर आप कह सकते हैं स्टीवर्ड, एफ आर स्टीवर्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही ये सर्वप्रथम सिद्ध किया था। दोस्तों अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो एक बार दबा के लाइक ठोक दीजिए सभी लोग। अगला है निम्न में से किस एक के दुग्ध में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वसा पाई जाती है? निम्न में से किस एक के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? क्या गाय के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, या फिर भैंस, या फिर भेड़, या फिर बकरी? अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे सर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, वो नोटिस ये कर रहे हैं कि जो भेड़ जो होता है, भेड़ इसका जो दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा ल्यूट होता है। तो ये गाढ़ा होता है तो हो सकता है कि यही सबसे अधिक इसमें वसा पाई जाती है, लेकिन ये गलत है। देखिए सबसे अधिक वसा जो होती है वो गाय के दूध में पाई जाती है। काऊ मिल्क जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा हमें देखने को मिलती है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले बकरी के दूध के बारे में, तो बकरी का दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर किसी को डेंगू वगैरह हो गया हो, डेंगू के रोगी को अगर बकरी का दूध लगातार 4 पानी पिला दिया जाए तो कैसा भी आपका प्लेटलेट्स जो है कम हुआ हो उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा दूध माना जाता है बकरी का दूध। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। रेशम कीटों द्वारा
रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेशम जो उत्पादन है, रेशम जो है इसका उत्पादन जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। वहीं अगर बात कर लें पीसी कल्चर, पीसी कल्चर की बात कर ले तो पीसी कल्चर जो है इसके अंतर्गत हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं, मछली के बारे में मछली पालन का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है। इसके अलावा एपी कल्चर की बात कर ले तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन, ठीक है, इसके अंतर्गत हम एपी कल्चर को कहते हैं। इसके अलावा अगर हार्टी कल्चर की बात कर ले तो हार्ट यानी आपका हृदय, तो हृदय के बारे में, इसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, उसको हम हार्टी कल्चर कहते हैं। तो आपको हमने 7वें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी बता दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपके एक क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेशम के कीटों का अध्ययन करते हैं, तो सेरीकल्चर। ऐसा विज्ञान का कौन सा शाखा है जिसके अंतर्गत हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं, तो पीसी कल्चर। इस प्रकार से हजारों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 50 से 60 जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कई बार, ठीक है, तो उनको हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा रखा है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक 5 मिनट शो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हमने ये सब छोटे छोटे टॉपिक को मात्र 5 से 10 मिनट में सॉल्व करा रखा है आपको है, तो उन क्लासेस को आप ले लीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिल्क। सिल्क आप जानते हैं ना, प्रकार अलग अलग प्रकार के आपके कपड़े होते हैं, सिल्क होते हैं, कॉटन होते हैं, फाइब्रेन के होते हैं, तो सिल्क में फाइब्रेन तथा सेरीसीन का अनुपात कितना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि सिल्क जो है इसमें फाइब्रेन और सेरीसीन को मिला करके बनाया जाता है, तो इसमें दोनों का अनुपात कितना होता है। इसका अनुपात जो होता है वो 80-20 का होता है, या फिर आप कह सकते हैं 8:2 का अनुपात इनमें होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एक बार में मादा बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा कितने अंडे दिए जाते हैं। देखिए, मादा बॉम्बिक्स मोराई जो है एक प्रकार का जीव है, इस कितने अंडे देता है एक बार में, तो वो 300 से 500 अंडे एक बार में देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रेशम के बारे में अगर बात कर लिया आपने तो कौन सा रेशम सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी ऐसा कौन सा रेशम है जिसको सबसे बेस्ट रेशम माना जाता है। देखिए, रेशम तो एरी रेशम भी है, मसल्स रेशम भी है, टसर रेशम भी है, लेकिन सबसे गुणवत्ता में श्रेष्ठ रेशम जो होता है वो टसर रेशम ही कहलाता है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। टसर रेशम जो है वो सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ रेशम कहलाता है। तो सी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, और आपको एग्जामिनर मुस्कुराते हुए 4 अंक दे देगा। हालांकि एग्जामिनर तो एग्जाम आपका चेक नहीं करेगा, वो तो ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन आपके सिस्टम के द्वारा ही चेक होंगे, लेकिन आपको 4 अंक जरूर मिल जाएंगे। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है, तो वो अग्रपाद में, यानी आगे के जो पैर हैं मधुमक्खी के उसी में पाई जाती है। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ शहद का जो निर्माण करती हैं छत्ते में ले जाकर के अपने, ठीक है, फूलों की जो पराग कण होते हैं उनको ले आकर के, तो पराग कण ले आ रहे हैं तो उनके किस अंग में होगी, अग्रपाद में होगी। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्न में से मधुमक्खी की किस जाति को कृत्रिम रूप से छत्तों में पाला जाता है, यानी एक ऐसी प्रकार की मधुमक्खी है जिसका हम पालन करते हैं, ऐसी मधुमक्खी जिसका हम पालन करते हैं और उनका पालन पोषण कर करके हम उनसे छत्तों का निर्माण करवाते हैं, शहद जो है उसका निर्माण करवा लेते हैं। तो ऐसी कौन सी मधुमक्खी है बताइए जिसको कि हम कृत्रिम रूप से, यानी मानव उसका निर्माण करता है, तो वो मक्खी कहलाती है एपिस इंडिका। क्या कहलाती है, एपिस इंडिका। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पादन करने वाला कीट कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा कीट है जिससे लाख का उत्पादन किया जाता है। लाख क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। देखिए, लाख जो है एक प्रकार का कीट होते हैं जो कि आपने देखा होगा बहुत सी पेड़ जो होती है उनकी टहनियों पर ये बहुत ही अधिक संख्या में लिपट जाते हैं, और एक प्रकार से गोंद आपने देखा है, लाशा आपने देखा है, लाशे के रूप में ये जो है चिपके होते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के, अगर घाव आपको हो गए हैं तो उस पर आप लगा देते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर अल्सर जैसी बीमारी हो गई है तो उस पर भी इसमें बहुत फायदेमंद मिलता है। तो लाख उत्पादन करने वाला जो कीट है उसको लाइटा या फिर लाख ही कहते हैं। लाख उत्पादन करने वाला जो कीट है उसको लाख ही कहते हैं, या फिर लाइटा के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय लाख शोध संस्थान यानी कि वह स्थान जहाँ पर भारत में लाख पर शोध किया जाता है, तो वो स्थान जो है वो रांची है। रांची यानी जिसकी राजधानी झारखंड है। झारखंड जो है इसकी राजधानी क्या है, रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची में ही लाख शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाश तथा बेर एक विशेष प्रकार की लाख का उत्पादन करते हैं।
पलास का पेड़ आपने देखा होगा, बेर का पेड़ आप जानते ही हैं। विशेष प्रकार के लाख का उत्पादन करते हैं। ये तो जो पेड़ हैं वो विशेष प्रकार के लाख का निर्माण करते हैं। तो वो लाख जो है वो कहलाते क्या हैं? तो देखिए, लाख खैर लाख होते हैं, कुसुम लाख होते हैं, नीलम लाख होते हैं। इसके अलावा एक प्रकार का मूंगा लाख कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो उत्पादन करते हैं एक विशेष प्रकार के लाख का, पलास और बेर के पेड़, तो वो जो लाख है ना वो कहलाते हैं कुसुम लाख। क्या कहलाते हैं? कुसुम लाख। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके जंतु जगत का लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है आर्थिक जंतु विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम जंतु जगत का आर्थिक महत्व के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, जंतुओं का क्या हमसे आर्थिक यानी अर्थ के रूप में, धन के रूप में हमसे क्या उसके फायदा हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। किस देश में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है? लाख का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो इंडिया, जी हाँ, भारत जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में लाख का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, लाख 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 आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लाख का मुख्य संगठन क्या है, यानी लाख जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो लाख जो है वो गोंद, वर्णक और शर्करा से मिलकर बना है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला, निम्न में से कौन से मोलस्का का संवर्धन मोती उत्पन्न करने के लिए मीठे जल में किया जाता है? निम्न में से कौन सा मोलस्का? देखिए, एक प्रकार का संघ है। ठीक है, और मोलस्का संघ का एक जीव होता है जिसको बोलते हैं सीप। ठीक है, और इसी में मोती का निर्माण किया जाता है, मोती को उत्पन्न किया जाता है। तो एनोडोंटा मीठे जल में किया जाता है, जिसका निर्माण मोती उत्पन्न करने के लिए। तो मोलस्का का जो संघ है वो है एनोडोटा। सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है? यानी ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको मोती उद्योग का जनक यानी खोजकर्ता माना जाता है? तो उनका नाम है कोकिची मिकीमोटो। क्या नाम है? कोकिची मिकीमोटो। इनका नाम याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, 2023 का जो आपका एग्जाम कराया गया था, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोती की राख किसे कहते हैं? क्या बोला, पूछा गया था? केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। मोती की राख किसे कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिला, ये पूछा गया था। ठीक है, स्टूडेंट ने हमें भेजा हुआ था क्वेश्चन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोती की राख किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। अगला है, सिट्रिक अम्ल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए, सिट्रिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सिट्रिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो पिछला प्रश्न था 19 नंबर, इसमें हमने पूछा था आपसे कि मोती की राख जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिस भी स्टूडेंट का आंसर सही होता है हम उसके आंसर को पिन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका आंसर भी बता देंगे। अगला है, कार्ड यकृत तेल किससे निष्कर्षित होता है? जो यकृत तेल है वो किससे निष्कर्षित होता है? तो वो उपास्थीय मछलियों द्वारा, बी ऑप्शन देख रहे हैं आप, उपास्थीय मछलियों द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, यकृत तेल से बोलते हैं, यानी मछलियों की यकृत से बनाया जाता है, इसीलिए इसको यकृत तेल बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका, कार्ड लीवर आयल किसका प्रमुख स्रोत है? कार्ड लीवर आयल जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। यहाँ पर बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, विटामिन ए जो है, इसलिए कहा जाता है कि जो मछली है इसका सेवन करने से आँख की समस्या कभी नहीं होती है, अर्थात आँख की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, मछली खाने में, क्योंकि मछली का जो यकृत होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सब उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर दे देंगे। रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? रानीखेत नाम का रोग है वो किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में, मछली में, मुर्गी में? बताइए, रानीखेत रोग जो है वो किसमें पाया जाता है? तो मुर्गी में। बिल्कुल सी ऑप्शन, मुर्गी में रानीखेत नाम का रोग पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूध का दही में परिवर्तन यानी मिल्क का कर्ड में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? तो इसको कहा जाता है लैक्टोबैलिसस लैक्टिस। लैक्टोबैलिसस लैक्टिस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके अलावा, दूध का न पचना, दूध का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, दूध का न पचना ये किस रोग का लक्षण है? तो इसको बोलते हैं लैक्टोबैलिसस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैलिसस एक प्रकार का रोग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसकी सहायता से शक्कर से सिरका बनाया जाता है? किसकी सहायता से, शक्कर की सहायता से सिरका बनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोबैलिसस, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोमोसान मोनोस है या फिर सल्मिनोला टाइफी? तो किसकी सहायता से शक्कर से सिरका बनाया जाता है?
बिल्कुल, यहाँ पर एसिटोबैक्टर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। एसिटोबैक्टर जो है इसकी सहायता से शक्कर के द्वारा हम सिरका का निर्माण कर लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर आप सभी दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पृथक किया गया प्रथम एंटीबायोटिक है। पृथक किया गया प्रथम प्रथम एंटीबायोटिक है। टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। देखिए सभी के सभी आपके एंटीबायोटिक्स ही हैं, लेकिन पृथक किया गया प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो आपका पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन। इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पृथक किए गए बहुत से आपके हैं एंटीबायोटिक, लेकिन जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा। पेनिसिलिन जो है वो आपका पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है। टेरामाइसिन जो है एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोर्स से प्राप्त की जाती है। टेरामाइसिन, यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही उत्तर इसका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन है? किण्वन द्वारा प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका है। अगला है आपका, विटामिन B12 किससे उत्पन्न होता है? अच्छा, आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एस्बिया गॉसिपी, राइजोपस, स्टोलोनिफर, सैकरेओमाइसिस सेरिविसी या फिर प्रोफियोनी बैक्टीरिया के द्वारा। तो विटामिन B12 किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका एसीबीसी गॉबिसी। ठीक है, एसीबिया गॉसिबी के द्वारा हमें विटामिन B12 प्राप्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, यीस्ट निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है? यीस्ट जो है ये निम्न में से किसका सबसे बेस्ट सोर्स है या फिर प्रमुख सोर्स है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ए या फिर विटामिन डी? तो यहाँ पर विटामिन B2 जो है ये आपका यीस्ट का सबसे बड़ा, सबसे प्रथम सोर्स है, मुख्य सोर्स है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? विटामिन B2। ओके दोस्तों, ये आपका आर्थिक जंतु जगत के चैप्टर है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी वहीं से देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, देखिए उसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन को प्राप्त किया जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब आपके बैक्टीरिया से या फिर किसी न किसी जंतु जगत से जुड़े हुए हैं और वो उनका आर्थिक महत्व बता रहा है। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन को प्राप्त किया जाता है, तो वो क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। किससे? क्लोरेला से। यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको और बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप क्लास ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लास को रिवीजन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करा करिए, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन ये सब भूलते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर भूल जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा आपको कि क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन करिए, और अगर रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत नोट कर लीजिए, या फिर आप फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। उसको बाद में आप रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि मेरे पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कोहलीय किण्वन के लिए कौन सा जीवधारी प्रयोग किया जाता है? अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एल्कोहलीय किण्वन, आप देखे होगा शराब बनाया जाता है, शराब इसको बनाने में लंबा समय लगता है, 2 से 3 दिन या फिर 10 दिनों में लग जाता है। उसको सड़ा कर बनाया जाता है, एल्कोहल जो है उसको सड़ा कर बनाया जाता है, तो एल्कोहलिक किण्वन कहा जाता है उसे। इसके लिए कौन सा जीवधारी प्रयोग किया जाता है? तो वो जो जीवधारी है वो है आपका एस्परजिलस। क्या बोलते हैं उसको? है एस्परजिलस। अब ये नहीं है कि कोई जीवधारी, मतलब कह रहा हूँ मैं तो कोई ऐसा है कि कोई बड़ा जानवर है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है एस्परजिलस। उसी के उपयोग के द्वारा, उसके प्रयोग के द्वारा एल्कोहलिक किण्वन करके जो आपका शराब है उसका निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है उत्तर इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन से जीव का उपयोग राक्यूफॉर्ट यानी पनीर को बनाने में किया जाता है? अच्छा, हमको आज पहली बार पता चला कि पनीर को राक्यूफॉर्ट कहा जाता है। आपको पता था ये चीज़? चलिए बताइए, अच्छा किस जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर बताइए। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूकर है, राइजोपस है, एस्परजिलस है या फिर पेनिसिलियम है। बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? हाँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन से जीव का उपयोग राक्यूफॉर्ट यानी पनीर को बनाने में किया जाता है? तो वो है आपका पेनिसिलियम। डी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ना, पेनिसिलियम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हमें। सिनकोना के किस भाग से औषधि प्राप्त की जाती है? सिनकोना एक प्रकार का जीव होगा, ठीक है। सिनकोना के किस भाग से औषधि प्राप्त की जाती है? तो छल से, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे छाल से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, छाल से औषधि प्राप्त की जाती है। डी ऑप्शन सही उत्तर है। इन पादपों के नाम आपको याद होने हैं। निम्न में से कौन औषधीय पादप है?
कूनैन, ओपियम, रावोल्विया या फिर ये सभी? तो दोस्तों ये सभी के सभी एक प्रकार के औषधीय पादप हैं, यानी इनसे औषधियों का निर्माण किया जाता है, दवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सभी के सभी आपके औषधि पादप है। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हल्दी के किस पाउडर से हल्दी के किस भाग से, हल्दी का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसके किस भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो वो आपका है सुखाया हुआ प्रकंद, न कि सुखाया हुआ मूल, सुखाया हुआ फल, बीज, बल्कि सुखाया हुआ जो प्रकंद है उसी से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन इसका बहुत ही सही उत्तर है। देखिए ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। रेशम कीट पालन निम्न में से किस पत्ती पर किया जाता है या फिर किस पौधे पर किया जाता है? रेशम कीट का पालन किस पौधे पर किया जाता है? सहतूत, अरंडी। चलिए दो ही ऑप्शन दे रहे हैं और भी आपके लिए इजी हो जाता है। इसका आंसर 40 नंबर क्वेश्चन है, तो 40 नंबर लिखिए, डॉट लगाइए और यहाँ पे लिखिए आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, सहतूत होगा, अरंडी होगा। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिएगा। जिस बच्चे का आंसर करेक्ट रहता है उसके आंसर को हम यहाँ पे पिन कर देंगे। ठीक है, सभी को पता चल जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी है? यानी कि कागज का निर्माण में उपयोगी ऐसा कौन सा पादप है? तो वो आपका है रेशेदार पादप। क्या है? रेशेदार पादप। आर्किड, अपुष्पी पादप दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रेशेदार पादप जो है इसका कागज विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही उत्तर है। दोस्तों आपके आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा और ये चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न होने वाला है। केसर के पादप का, केसर तो आप जानते हैं ना, केसर, केसर के पादप का कौन सा भाग मसाला केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? शुष्क, वर्तिकाग्र, पर्ण, फल या फिर पंखुड़ी? तो केसर के पादप का कौन सा भाग मसाला केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह आपका है शुष्क वर्तिकाग्र। शुष्क वर्तिकाग्र मतलब समझ रहे हैं, यानी जो उसका पौधा होगा तो उसकी जो कली होगी उसमें एक आपका फूल लगा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक फूल होगा, तो इस फूल में जो इसके वर्तिकाग्र होंगे ना, उसी का उपयोग किया जाता है केसर के उपयोग में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो भी डी फार्मा इंटेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ क्लास को ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।